गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पतंग जो कि आलोक धनवा जी द्वारा रचित है, इस प्रस्तुत कविता की आज हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने इसका प्रतिपाद्य पढ़ा था, तो आज हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं। आज हम लोग यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस कविता का संदर्भ पढ़ते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता पतंग से उद्धृत है। इस कविता का क्या नाम है? पतंग। तो पतंग से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा जी हैं। इस कविता के जो रचयिता हैं, रचनाकार हैं, रचयिता का क्या नाम है? आलोक धनवा। इसका प्रसंग जो है वह इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया गया है। यह जो कविता है, इस कविता में बताया गया कि प्रकृति में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन बच्चे के बाल सुलभ मन को, उनकी चेष्टाओं को किस प्रकार से आकर्षित करता है, उन्हें किस प्रकार जो है उनके जीवन में उत्साह का जो है संचार करता है। तो आप क्या कहेंगे कि प्रस्तुत कविता में मौसम के साथ साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों और बाल सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण पतंग नामक कविता में किया गया है। तो यह इस कविता का प्रसंग है। तो आइए हम सबसे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। पतंग। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सबसे तेज बौछारें गई। कवि ने प्रकृति परिवर्तन का वर्णन करते हुए हमें बताते हैं कि जो भाद्रपद का महीना है, जिसमें मूसलाधार वर्षा होती है, इस मौसम का ये जो महीना था, ये महीना समाप्त हो गया। अभी वर्षा ऋतु जो है पूरी तरह से समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु में क्या होता है? मूसलाधार बारिश होती है, तेज बौछारें होती हैं। तो सबसे तेज बौछारें गई। जो मूसलाधार बारिश का जो समय था, वो समय समाप्त हो गया। भादो जो है समाप्त हो गया। जिस प्रकार भादो के महीने में आकाश में काले काले बादल छाए हुए होते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है, प्रकृति पूरी तरह से हरी भरी होती है और हर आकाश में काले काले बादल छाए हुए रहते हैं, तो वो अंधेरा सा रहता है। तो उसके बाद जब भादों के बाद वर्षा ऋतु के बीतने के बाद शरद ऋतु का जो है आगमन होता है। तो वर्षा ऋतु बीत गई, अब क्या हुआ? शरद सवेरा हुआ। भाद्रपद की कालिमा के अवसान के बाद, यानी वर्षा ऋतु के बाद भाद्रपद के बीतने के बाद भादो महीना यानी बरसात के महीने के बाद सवेरा हुआ। शरद ऋतु का आगमन क्या है? सवेरे की भांति। जिस तरह आकाश में काले काले बादल होते हैं, तो इसी तरह से काले बादल समाप्त होते हैं, वर्षा ऋतु समाप्त होती है। अब फिर शरद ऋतु का आगमन हुआ। शरद ऋतु क्या लेकर के आया? सवेरा लेकर के आया, उजाला। चारों तरफ जो आकाश मंडल है, पूरी तरह से आकाश मंडल स्वच्छ है। आसमान जो है, नीला आकाश जो है स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तो इसके माध्यम से कवि ने इसके जो अगली पंक्ति है, इसमें शरद ऋतु का जो है कवि ने मानवीकरण किया है। शरद ऋतु का कवि ने मानवीकरण किया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जब शरद ऋतु का आगमन होता है, तो सुबह जो निकलने वाले जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो लालिमा होती है, वह शरद ऋतु की जो लालिमा होती, सूर्य की किरणों की जो लालिमा होती है,
शरद ऋतु में निकलने वाले सूर्य की किरणों की जो लालिमा होती है वो कैसी होती है? खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। सवेरा कैसा है? खरगोश की चमकती हुई आँखों के समान। तो शरद ऋतु का जब आगमन होता है तो आकाश पूरी तरह से स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, और जो उजाला सूर्य की जो रोशनी में जो लालिमा होती है वो लालिमा किसकी भांति होती है? खरगोश की आँखों के समान। तो इसके माध्यम से शरद ऋतु जो लालिमा है उस लालिमा को कवि ने उपमा किससे दी है? खरगोश की आँखों से। तो खरगोश की आँखों के समान लाल सवेरा होता है। इस प्रकार शरद आया पुलों को पार करते हुए, यह एक प्रकार का बिंबात्मक है। बिंबात्मक रूप हमारे आँखों के सामने जो है एक दृश्य उपस्थित करने का कवि ने प्रयत्न किया है कि यह एक आपका पुल है और पुल की इस तरफ जो है भाद्रपद का महीना है, और ये भाद्रपद पार करते 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 अभी यहाँ से फिर शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। तो एक लंबी दूरी, बरसात का महीना समाप्त हो गया, शरद ऋतु का जो है आगमन हो गया। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद ऋतु का महीना जो है पुल को पार करते हुए, मतलब जो बरसात का महीना बीत गया और शरद ऋतु का आगमन हो गया। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, शरद ऋतु का आगमन किस प्रकार होता है? शरद ऋतु जो है ऋतु परिवर्तन के समय शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि हमें बताते हैं कि शरद ऋतु का आगमन में अचानक से प्रकृति में अच्छा खासा परिवर्तन होता है। प्रकृति जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। तो आकाश जो है, जहाँ काले काले बादल छाए हुए थे, आकाश पूरी तरह से स्वच्छ हो गया। जहाँ बरसात होती थी वहाँ पे धूप निकलना शुरू हो गया। तो शरद ऋतु का आगमन होता है। इस प्रकार जो है शरद ऋतु का आगमन होता है। तो कवि ने बताया कि शरद ऋतु अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए आते हैं, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कवि ने क्या बताया कि शरद ऋतु का जब आगमन होता है तो शरद ऋतु अपनी चमकीली साइकिल को, मतलब जो परिवर्तन होते हैं, चमकीली साइकिल अर्थात जो प्रकृति में शरद ऋतु के आगमन पे जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि अचानक से पूरी तरह से प्रकृति जो है वो मौसम पूरी तरह से बदल जाता है। तो शरद ऋतु के आगमन के समय मौसम जो है वो आकर्षक हो जाता है। तो अपने साइकिल को तेज चलाते हुए शरद ऋतु आती है और घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अपनी साइकिल चलाते हुए घंटी बजाते हुए। तो किस प्रकार, जैसे बच्चे नई साइकिल लेकर के आते तो उनके अंदर एक अलग सा जोश होता है, तो लोगों को आकर्षित करने के लिए बार बार वो घंटी बजाते रहते हैं। जोर जोर से क्या है? यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पे खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, यह क्या है? यह उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार स्थान स्थान पे अलंकार, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। जब काव्यगत सौंदर्य आप लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य, तो उस समय भी इसका वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे जोर क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो जिस प्रकार बच्चे जब साइकिल लेकर के आते तो वो बहुत ही उत्साहित होते हैं, उसी प्रकार शरद ऋतु का जब आगमन, तो शरद ऋतु पूरी तरह से उत्साहित है और अपने चमकीले इशारों के माध्यम से, अपने मौसम परिवर्तन के माध्यम से, अपने आगमन के माध्यम से वो तरह तरह से इशारे करते हुए, तरह तरह से चमकीले इशारे से बुलाते हुए, किनको बुलाता है? पतंग उड़ाने वाले बच्चे के झुंडों को। झुंड माने समूह,
जो एक लगभग हम उम्र जो बच्चे होते हैं, हम उम्र के बच्चों के जो समूह होते हैं, संपूर्ण समूह को शरद ऋतु अपने इशारों के माध्यम से बुलाता है कि आओ, तुम्हारे लिए आकाश को मैंने निर्मल कर दिया, तुम्हारे लिए आकाश को मैंने स्वच्छ बना दिया, अब तुम्हारे लिए मौसम पूरी तरह से साफ हो गया है, तुम्हारे लिए उपयुक्त माहौल बन गया है, अब तुम आओ और पतंग उड़ाओ। तो पतंग उड़ाने वाले बच्चे के झुंड को चमकीले इशारे से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो शरद ऋतु के आगमन पे इस प्रकार से परिवर्तन होता है। खरगोश की लाल आँखों जैसा सवेरा होता है, आकाश स्वच्छ हो जाता है, आकाश निर्मल हो जाता है, प्रकृति में पूर्णतः परिवर्तन होता है। तो शरद ऋतु चमकीली साइकिल चलाते हुए तेज गति से जो है वो परिवर्तन आकाशमंडल में पूरी तरह से परिवर्तन करता है और अपने तरह तरह के इशारों के माध्यम से बच्चों को आकर्षित करता है, बच्चों को बुलाता है कि आओ, मैंने तुम्हारे लिए आकाश को पूरी तरह से निर्मल बना दिया है और तुम आओ और पतंग को उड़ाओ। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। शरद ऋतु के आगमन पर आकाश निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो पतंग उड़ाने के लिए बच्चों के लिए वो एक अच्छा माहौल जो है वो तैयार होता है। तो कवि ने बताया शरद ऋतु का आगमन हो गया, अब प्रकृति में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। तो इसमें क्या है, आकाश के निर्मल होने के साथ साथ, आकाश स्वच्छ होने के साथ साथ जो बच्चे जब पतंग उड़ाते तो हल्की जो रंगीन, ये हल्की और रंगीन क्या है, बच्चे की काल्पनिकता है। जो पतंग उड़ाते बच्चे रंगीन तरह तरह के कलरफुल जो पतंग लेकर के उड़ाते हैं, तो ये हल्की और रंगीन जो पतंग है वो आकाश में उड़ सके अच्छे से, इस प्रकार का माहौल शरद ऋतु ने बना दिया है। दुनिया की सबसे पतली कागज उड़ सके, इस प्रकार का वातावरण शरद ऋतु ने बना दिया है कि जो दुनिया का सबसे पतला कागज यानी पतंग जो है वो आसानी से आकाश की ऊंचाइयों को छू सके। बांस की सबसे पतली कमानी, आपने देखा होगा जो पतंग होता है इस तरह से ऐसे कमानी लगी होती है। तो जैसे पतंग बांस की जो पतली लकड़ी होती है उसको हम बोलते हैं बांस की जो पतली लकड़ी, उसी के बारे में बता रहे कि बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और बच्चे और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक उपयुक्त माहौल का सृजन कर दिया है, एक अच्छा वातावरण बना दिया है। अब इस वातावरण में रंगीन जो कलरफुल पतंग है वो आसानी से उड़ सकती है। पतली कागज की ये जो बांस की जो पतली कमानी है वह उड़ सकती है और बच्चे उत्साहित होकर के एक दूसरे को बुलाते हुए और पतंग उड़ाते हुए बच्चे अपने हर्षोल्लास को अभिव्यक्त करते हुए सीटियाँ बजाते हैं और किलकारियाँ, खुशी के मारे किलकारियाँ निकालते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं और तितलियों की एक रंगीन और इतनी नाजुक दुनिया का सृजन होता है। तो इस प्रकार कवि ने प्रकृति का परिवर्तन और बाल सुलभ चेष्टाएं मतलब कि किस प्रकार जब बच्चे पतंग उड़ाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं तो उस समय अपने आप से उनके मुंह से सीटियाँ निकलने लगती हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, उनके मुंह से किलकारियाँ निकलने लगती हैं, वो उमंग से उत्साहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार शरद ऋतु ने प्रकृति में परिवर्तन करके उनके लिए एक आकर्षक माहौल जो है वह तैयार कर दिया है और यह आकर्षक माहौल जो है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, उन्हें अपनी ओर खींचता है। जब प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है, आकाश स्वच्छ हो जाता है, तो बच्चे पतंग उड़ाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। तो यह इस प्रकार जो है ये पहला जो
पद है। इस पहले पद की व्याख्या थी। आप इसका काव्यगत सौंदर्य जो है, आप काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया। बिंबात्मक शैली, हमारी आंखों के सामने बिंब प्रस्तुत किया कि कैसे भाद्रपद से, कैसे बरसात के मौसम से शरद ऋतु का आगमन होता है, कैसे पुलों को पार करते हुए, घंटियां बजाते हुए। तो इस प्रकार जो हमारी आंखों के सामने एक बिंब जो है, बिंब माने एक स्वरूप जो है, हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत होता है। और उसके साथ साथ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, तो सूर्य की लालिमा को खरगोश की लाल सवेरे से जो है उपमा दी गई है। तो इस प्रकार तरह तरह के बिंब जो हमारे आँखों के सामने प्रस्तुत किया कि आकाश किस प्रकार से मुलायम हो गया, आकाश किस प्रकार से स्वच्छ हो गया। तो इस प्रकार कई बिंबों का कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। बाल सुलभ किस प्रकार बच्चे किलकारियाँ मारते हैं, हंसते हैं, उत्साहित होते हैं, और एक बाल समूह एक दूसरे बच्चों को बुलाता है और उत्साहित होकर पतंग उड़ाने के लिए उद्यत होता है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है कि जिस प्रकार बच्चा उत्साहित होकर अपनी नई नई साइकिल सबको दिखाने के लिए उत्सुक होता है, उसी प्रकार शरद ऋतु भी अपनी नई साइकिल को, मतलब प्रकृति में परिवर्तन को दिखाने के लिए पूरी तरह से उत्साहित है। कविता में उपमा, अनुप्रास, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली की सहज अभिव्यक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति, हमने आपको बताया कि शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला मिश्रित शब्दावली है। इसमें कई तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया, मिश्रित शब्दावली है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार पुनः आप इस कविता को आप अपने मन से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या जो इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने शब्दों में इसकी जो व्याख्या है वो अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन होता है। वर्षा ऋतु समाप्त होती है, शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु में सूर्य की जो लालिमा है वो खरगोश की लाल आँखों के समान है, और शरद ऋतु अपनी आकर्षकता को व्यक्त करने के लिए चमकीली अपनी साइकिल को चलाते हुए, पुलों को पार करते हुए, ज़ोर ज़ोर से घंटियां बजाते हुए, बच्चों को उत्साहित करते हुए बुलाता है और दिखाता है तो किस प्रकार आकाश जो है निर्मल हो गया है, और यह वातावरण बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए पूर्णतः सर्वथा उपयुक्त है। इसमें जो है सबसे हल्की जो रंगीन पतंग है वह उड़ सकेगी, बाँस की कमानी उड़ सकेगी, और इसको देख कर के बच्चा किस प्रकार उत्साहित होता है, किस प्रकार उस अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं को प्रस्तुत करता है, सीटियाँ मारता है, किलकारियाँ मारता है, प्रसन्नता का भाव जो है वह अभिव्यक्त करता है। और तितलियों की एक रंगीन, आकाश में उड़ने वाले पतंग तरह तरह की तितलियों की भांति, रंगीन तितलियों की भांति आकाश मंडल को प्रसन्नचित करता है।